हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय केमिस्ट्री क्लासेस। केमिस्ट्री विद विशाल सर। सभी स्टूडेंट का केमिस्ट्री विद विशाल सर की क्लासेस में वेलकम है। और बेटा आज हम लेकर के आए हैं पार्ट 5, यानी कि अपने जो हमारा चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि ब्रैकेट बोले तो मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हम प्रीवियस लेक्चर में हम मोल के बारे में बात कर चुके थे। उसके बेसिक्स जो क्वेश्चन होते हैं, एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स, वो हम कर चुके थे। और मैंने जब लास्ट लेक्चर ख़त्म किया था तो मैंने आपको बताया था कि हम स्टार्ट करने जो जा रहे हैं, हम स्टार्ट करेंगे अब के बाद जो मोल्स है वो फाइंड करेंगे वॉल्यूम के थ्रू, यानी कि जिसकी हेडिंग का नाम है मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम को हम कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। लेट्स नाउ देखिए, सबसे पहले हेलो स्टूडेंट्स, मोलर वॉल्यूम क्या होता है। मोलर वॉल्यूम का अगर हम बेसिक सा मतलब समझेंगे बेटा, मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है 1 मोल गैसियस सब्सटेंस का वॉल्यूम। यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैसियस सब्सटेंस, 1 मोल gaseous substance, the volume of 1 mole gaseous substance। ठीक है, यानी कि 1 मोल गैसियस सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होता है उसको हम मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। यानी कि 1 मोल गैसियस सब्सटेंसेस, यानी कि अभी तो ये डेफिनेशन नहीं है, ये तो बस आपको टर्मिनोलॉजी बताया गया है कि 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है या 1 मोल गैसेस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, वो मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर वे में डेफिनेशन की बात करेंगे बेटा, तो डेफिनेशन के अंदर जो आएगा वो ये आएगा। सबसे पहले द 1 मोल गैसियस सब्सटेंस, इसकी डेफिनेशन आएगी the 1 mole gaseous, the 1 mole gaseous substance, the 1 mole gaseous substance, the 1 mole gaseous substance, समझ में आ रहा है ना। the 1 mole gaseous substance occupied 22.4 लीटर वॉल्यूम, 22.4 लीटर वॉल्यूम, 22.4 लीटर वॉल्यूम इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। यानी कि उसी को जो बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। यानी कि 1 मोल गैसियस सब्सटेंस जो है बेटा, यानी कि इसमें दो टर्मिनोलॉजी काम की है। नंबर फर्स्ट पे एक टर्मिनोलॉजी निकल के आई 1 मोल, और दूसरा निकल के ऑक्यूपाइड वॉल्यूम 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। मतलब 1 मोल कोई भी गैसियस सब्सटेंस हुआ, जैसे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 1 मोल नाइट्रोजन, ये गैसेस जो हैं वो 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती हैं या रखती हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं बेटा कि 1 मोल गैसियस सब्सटेंस का वॉल्यूम कितना होता है, 1 मोल गैसियस सब्सटेंस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। शाबाश। तो यहां पे हम लिखेंगे कि 1 मोल होना चाहिए गैसियस सब्सटेंस, यानी कि 1 मोल गैसियस सब्सटेंस जो कंटेन करेगा वो कितना करेगा, 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। यानी कि 1 मोल गैसियस सब्सटेंस का वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। ये बात समझ में आई यहाँ तक? तो कुछ नहीं बेटा, मैंने सबसे पहले मोलर वॉल्यूम की बात करी, तो मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है कि 1 मोल गैसियस सब्सटेंस का वॉल्यूम, यानी कि 1 मोल कोई भी गैसियस सब्सटेंस हुई, जैसे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, 1 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, 1 मोल ऑक्सीजन भी हो सकती है। तो जो 1 मोल गैसियस सब्सटेंस होता है ना, वो बेटा उसका जो वॉल्यूम, 1 मोल गैसियस सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होता है उसको हम मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। तो प्रॉपर वे में डेफिनेशन का, द 1 मोल गैसियस सब्सटेंस ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर वॉल्यूम, यानी कि कोई भी 1 मोल गैसियस सब्सटेंस है,
1 मोल गैसियस सब्सटेंस है। तो 1 मोल गैसियस सब्सटेंस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं? 22.4 लीटर। कितना? 22.4 लीटर। इसी चीज को हम क्या बोलेंगे? मोलर वॉल्यूम बोलेंगे। दैट्स क्लियर कि यानी कि 1 मोल जो गैसियस सब्सटेंस है ना, वो हमारा कितना लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर। यानी कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना? 22.4 लीटर। अब इसको बेटा थोड़ा सा हम इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? जैसे आपने यहां ध्यान से समझना, आपके पास 3 गैस हैं। आपने सबसे पहले ले लिया हाइड्रोजन गैस, H2 ऐसे लिखोगे, हाइड्रोजन गैस। उसके बाद आपने देखा मैंने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, और उसके बाद ले लिया मैंने सबसे पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। इतना मेरे समझ में आ रहा है? क्लियर? अब हाइड्रोजन गैस का भी मैंने 1 मोल कंटेन किया है, 1 मोल कंटेन किया है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल कंटेन किया है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी मैंने 1 मोल ही कंटेन किया है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं अब इसके मास निकालने की कोशिश करूं, भाई तो मोल पता लग गए, तो सबसे पहले मैंने सबके मोल देखे। मोल के बाद मैं देखना चाहता हूं इनके मासेस, इनके जो मासेस आने वाले हैं। एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में बहुत बार निकाल चुके हैं, कार्बन का 12 होता है, एक ऑक्सीजन का 16, पर लेकिन 2 ऑक्सीजन है, तो 32 प्लस 12 यानी कि 44, यानी कि इसका वेट 2 ग्राम हो गया। इसका कितना हो गया? 44 ग्राम हो गया। अब इसका देखिए, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन का तो 14 होता है, और 2 ऑक्सीजन का 32, तो 32 14 तो कितना हो जाएगा? 46, यानी कि ये 46 ग्राम हो गया। 46 ग्राम, यानी कि सबकी जो मासेस हैं अलग हैं। सबसे ज्यादा मास किसका है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। उससे कम मास किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। उससे कम मास किसका है? हाइड्रोजन का। मासेस अलग अलग है। अब मैं इनके वॉल्यूम की बात करूं, इनके वॉल्यूम की, यानी कि ये वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेंगे, इनके अगर मैं वॉल्यूम की बात करूंगा, तो मैंने अभी तुमसे बताया कि वॉल्यूम जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है बेटा। वॉल्यूम मास पे डिपेंड नहीं करेगा। जो आपका वॉल्यूम है, या जो भी आप किसी भी गैसेस सब्सटेंस का वॉल्यूम ले रहे हैं, वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा। मास पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इसका मतलब ध्यान से समझे, यहाँ पे कितना है? 1 मोल, यहाँ पे कितना है? 1 मोल, यहाँ पे कितना है? 1 मोल। और 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 1 मोल ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर। कितना ऑक्यूपाई? 22.4 लीटर। CO2 कितना करेगा? 22.4 लीटर। ये वाला कितना करेगा? 22.4 लीटर। यानी कि ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने वाला है, ये 22.4 लीटर, ये भी 22.4 लीटर, और ये भी 22.4 लीटर। इसका मतलब चाहे मास कितना भी हो, चाहे 100 ग्राम, चाहे 50 ग्राम, चाहे 60 ग्राम, चाहे 44, चाहे 46, चाहे 98, पर लेकिन 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा 22.4 लीटर ही होता है। यानी कि 22.4 लीटर होता है, यानी कि 22.4 लीटर होता है। अब इसका मतलब क्या है, इनको समझें। यानी कि ये गैसें, हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन से भारी है पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से हल्की है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सबसे भारी है, क्यों? इनके मास से ज्यादा है। बट लेकिन सारी की सारी जो गैसेस हैं वो एक ही टाइप का स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी, एक ही तरह का स्पेस ऑक्यूपाई लगेंगी। सपोज करो ये मार्कर है, इस मार्कर के अंदर मैं 1 मोल हाइड्रोजन भरूंगा तो भी ये इतना ही जगह लेगा, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड भरूंगा तो भी इतना ही लेगा, और 1 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लूंगा तो भी इतना ही लेगा। क्योंकि इनका जो वॉल्यूम है बेटा, जो इनका वॉल्यूम है सेम है, क्योंकि इनके नंबर ऑफ मोल सेम है। अगर यहां पे 2 मोल हो जाता तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाता, यहां पे 3 मोल हो जाता तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाता, तो स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करता। पर जब नंबर ऑफ मोल सेम है तो इनका वॉल्यूम भी सेम होगा। और तुम्हें पता है गैसेस सब्सटेंस जो क्या करती है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। मैटर कोई भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता ही है। यानी कि ये गैसेस कितना स्पेस सराउंड करेंगी, कितना स्पेस लेंगी, जितना उनका वॉल्यूम होगा। अब ये मत सोचना कि गैस तो भारी है, ज्यादा भारी गैस है तो आप क्या करेंगे, ज्यादा भारी गैस तो ज्यादा वॉल्यूम लेगा, ज्यादा स्पेस होगा, ऐसा नहीं होता है बेटा।
क्योंकि इसके अंदर होता है, आपने देखा, क्योंकि हाइड्रोजन भी 1 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 मोल और नाइट्रोजन भी 1 मोल। ठीक है, अब मैं आपको बेसिकली बात करूं, जब सबके अंदर नंबर ऑफ मोल सेम है तो मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकता हूं। तो आपने अभी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो जब मैं सबके मोल सेम है तो क्या सबके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम नहीं आएंगे? सबके अंदर मॉलिक्यूल्स भी सेम आएंगे। जब सबके अंदर मॉलिक्यूल सेम है, सपोज करो मैंने हाइड्रोजन वाली गैस के अंदर 4 मॉलिक्यूल आए, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी 4 मॉलिक्यूल आए और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर भी 4 मॉलिक्यूल आए, क्योंकि इनका मोल सेम है। और जब मोल सेम है तो मॉलिक्यूल सेम है, और जब मॉलिक्यूल सेम है तो वो सेम ही तो जगह ऑक्यूपाई करेंगे या अलग अलग जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे? नहीं, जब मोल सेम है, जब उनका मॉलिक्यूल सेम है और उन मोल का वॉल्यूम भी सेम है तो वो सेम ही ऑक्यूपाई करेंगे। क्लियर? तो ये जो मिनिमम जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं ना, वो वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? मोलर वॉल्यूम। यानी कि 1 मोल के वॉल्यूम को बेटा क्या बोला जाता है? 1 मोल के वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम बोला जाता है। दैट्स क्लियर? तो आपको पता चल गया कि 1 मोलर गैसियस सब्सटेंस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। यहां तक बात समझ में आई? अब इसके आगे की बात फटाफट हम इससे आगे चलते हैं। देखिए आप इससे आगे, तो मैं सबसे पहले बात करूंगा, हमारे पास किसी भी गैसेस वॉल्यूम को निकालने के लिए या नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के लिए 2 कंडीशन होती हैं। 2 कंडीशंस हमारे पास होती हैं। एक होती है सबसे पहले एसटीपी या एनटीपी। एक ही बात होती है, एसटीपी और एनटीपी बेटा एक ही बात होती है। एसटीपी की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर मैं एसटीपी की बात करूंगा तो एसटीपी में आप देखेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो यहां पे जो मैं बात करूंगा वो करने वाला हूं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे अगर आप देखोगे तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम कितना यूज करते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर यूज करते हैं 273 केल्विन। बेटा कितना टेम्परेचर यूज करेंगे? 273 केल्विन। अगर हम किसी भी गैसियस आइडियल गैस इक्वेशन यूज करें, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, PV = nRT, तो उसके अंदर आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर यूज करेंगे और स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यू कितना होता है? 273 केल्विन। अगर मैं स्टैंडर्ड प्रेशर की बात करूं कि स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, तो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 atm। बेटा कितना होता है? 1 atm। एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक, यानी कि प्रेशर की SI यूनिट होती है। प्रेशर की क्या होती है बेटा? SI यूनिट। तो स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? 1 atm। यानी कि हमारे चारों तरफ का SI यूनिट में प्रेशर कितना है? 1 atm। अगर हम इसको बार में निकालना चाहें, इसकी और यूनिट्स भी होती हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1.013 बार। यानी कि बार भी क्या होती है? एक SI यूनिट की तरह ही होती है और हम इसको बार में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड प्रेशर जो है वैसे नॉर्मली 1 atm होता है, या इसको हम बेटा 1.013 बार भी लिख सकते हैं। दूसरा आपने जरूर पढ़ा होगा 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg, यानी कि 760 mm ऑफ Hg प्रेशर होता है। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये सारी की सारी कंडीशंस जो होती हैं, या इन सारी कंडीशंस को जो हम अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे STP या NTP पर। मैं इसके बारे में बेटा क्यों बता रहा हूं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर आपने तो मोलर वॉल्यूम स्टार्ट किया है, 1 मोल का वॉल्यूम बताया है और उसको एक्सप्लेन किया है। अब मोल के अंदर या मोलर वॉल्यूम के अंदर आपने ये क्या बता दिया? क्योंकि बेटा जब भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की बात करूंगा तो मैं वो कंडीशंस के साथ करूंगा, STP कंडीशंस या NTP कंडीशंस। अगर मैं STP कंडीशंस पे कोई भी एप्लीकेशंस अप्लाई करता हूं, मैं आइडियल गैस लगाता हूं PV = nRT, तो उसमें जो हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेंगे वो 273 केल्विन लेंगे।
अगर मैं स्टैंडर्ड प्रेशर की बात करूंगा तो स्टैंडर्ड प्रेशर हमारा 1 atm होगा। अगर आप 1 atm ना लेंगे तो आप 1.013 बार ले सकते हैं। अगर ये भी ना लेंगे तो 760 mm ऑफ Hg भी ले सकते हैं या 776 सेंटीमीटर Hg भी ले सकते हैं। इसका मतलब आप ये वाली कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो फटाफट आप इनको फटाफट नोट कीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। तो बेटा आप मोलर वॉल्यूम की ये बात आपको पता चल गई। बस आपको ये ध्यान रखना है, एसटीपी की कंडीशन याद रखनी है। आपने सारा कंपैरिजन कर लिया। कहीं भी अगर आपको एसटीपी दिया जाएगा तो एसटीपी पर अगर आपको टेम्परेचर लेना है, मैं सारा कंपैरिजन बताऊंगा। तो एसटीपी पे टेम्परेचर लेना है आपको 273 केल्विन लेना है। अगर प्रेशर लोगे तो प्रेशर आप लोगे 1 atm। अगर 1 atm आपको नहीं दिया गया है तो आप बार में लेना चाहते हैं तो 1.013 बार ले सकते हैं। अगर बेटा बार में भी ना लेना चाहो तो आप इसको लिख सकते हैं 760 mm ऑफ Hg, यानी कि 760 mm ऑफ Hg, यानी कि इनका मैं अभी रिलेशन भी बताने वाला हूं। या मैं इसको लिख सकता हूं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। यानी कि अगर मैं यहां पे आपको रिलेशन बिटवीन atm एंड mm ऑफ Hg, अगर रिलेशन बताऊं atm एंड mm ऑफ Hg तो उनके बीच में क्या रिलेशन आएगा? तो उनके बीच में ये रिलेशन आ जाएगा कि 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg। बात क्लियर है? तो यानी कि 1 atm इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 atm इज इक्वल टू आ जाएगा 760 mm ऑफ Hg। इतना क्लियर आ जाएगा ये आपको। ये दोनों के बीच में रिलेशन होता है। या अगर mm ना होगा तो सेंटीमीटर होगा, यानी कि 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये रिलेशन आप लगा लेना। एक दूसरी कंडीशन आती है बेटा NTP। अब NTP और STP एक ही बात है, मैं इनको बार बार नहीं कहूंगा। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बिल्कुल एक ही सेम कंडीशन होती हैं। यही कंडीशंस आपको अप्लाई करनी है। बट लेकिन आपको मैं थोड़ी सी एडवांस कंडीशन बताऊंगा। एक कंडीशन होती है SATP, एक कंडीशन होती है SATP, यानी कि इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो आपको मैं लिखा रहा हूं। एक कंडीशन आ जाती है SATP। SATP का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड एम्बिडेंट टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि स्टैंडर्ड एम्बिडेंट टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि हम यहां लिखेंगे, यहां पे स्टैंडर्ड एम्बिडेंट टेम्परेचर प्रेशर। आपको ये वाली फुल फॉर्म आपको थोड़ा सा याद रखना है। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर आपका मोल चलता जा रहा है। सबसे पहले मोल ही सिखाया है। बहुत से बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि हमें जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं बताए। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सबसे लास्ट में बताए जाएंगे। मोल से चैप्टर स्टार्ट किया है। मोल का पूरा पहले बेसिक क्लासिफिकेशन किया, मैटर के बाद मोल निकाला मैंने वेट से, उसके बाद ये वॉल्यूम वाला सिस्टम चल रहा है। तो स्टैंडर्ड एम्बिडेंट टेम्परेचर प्रेशर के अंदर अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो इसमें टेम्परेचर जो लिया जाता है वो लिया जाता है 298 केल्विन। कितना लिया जाता है बेटा? 298 केल्विन। यानी कि स्टैंडर्ड एम्बिडेंट टेम्परेचर प्रेशर वाली SATP के अंदर जो टेम्परेचर आप लोगे 298, STP पर लेते थे 273, बट SATP पे कितना लेना है? 298 केल्विन लेना है। अगर मैं प्रेशर की बात करूंगा अब भी, तो प्रेशर तो अब भी हमारा 1 atm के इक्वल ही आएगा। प्रेशर अब भी कितना आने वाला है? प्रेशर हमारा अब भी 1 atm आएगा। चाहे आप इसको 760 mm ऑफ Hg कर सकते हैं, 760 mm ऑफ Hg कर सकते हैं, या हम इसको 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, या हम इसको बार में भी कर सकते हैं। बार में कितना कर लोगे? 1.013 बार। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। प्रेशर तो आपका बिल्कुल STP के सेम ही आपको
लेना है। तो ये कुछ मेरी बात समझ में आ रही है, ये बात आपको समझ में आ गई होंगी ये दोनों, और ज़्यादा भी इनके बारे में बताना नहीं था, बस आपको मैंने इन दोनों के बारे में इसलिए बताया कि जब भी मैं मोलर वॉल्यूम से मोल्स फाइंड करूंगा, जब भी मैं मोलर वॉल्यूम, ध्यान समझना क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी मैं मोलर वॉल्यूम से मोल्स फाइंड करूंगा तब उस क्वेश्चन की लैंग्वेज में SATP या NTP STP का यूज किया जाएगा। जब भी मैं बोलूंगा कि फाइंड करो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 5.6 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन एट NTP या एट STP या एट SATP, तो आपको तुरंत आपके दिमाग में ये वाली कंडीशन आनी चाहिए। अगर NTP बोलेगा तो टेम्परेचर 273 लूंगा, प्रेशर 1 atm लूंगा या 1.013 बार लूंगा या 760 mm ऑफ Hg लूंगा या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, इस तरह से कर सकते हैं। यानी कि बस अगर जहां पे SATP की बात करेगा तो SATP में जो स्टैंडर्ड एम्बिडेंट टेम्परेचर प्रेशर, जिसके अंदर टेम्परेचर 298 केल्विन होता है और प्रेशर या तो 1 atm या 760 mm ऑफ Hg या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg या 1.013 बार हो सकता है। दैट्स क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, सारी बातें क्लियर हो चुकी कि अब मैं मोलर वॉल्यूम से मोल्स कैसे फाइंड करूंगा, उसका सिंपल एक फॉर्मूला होता है। कैसे आप जानते हैं, बताइए। सपोज करो जो 1 मोल है, समझो इसे, 1 मोल कंटेन करता है, 1 मोल कंटेन करता है कितने लीटर वॉल्यूम को, 1 मोल कंटेन करता है 22.4 लीटर वॉल्यूम को। बात सही है ना। यानी कि मुझे बताओ 1 मोल कितना वॉल्यूम कंटेन करता है बेटा, 1 मोल कंटेन करता है 22.4 लीटर वॉल्यूम को। सपोज करो मैंने मान लिया मेरे पास n मोल है, तो n मोल कितना कंटेन करेगा, n मोल कंटेन कितना करेगा, मेरी बात बताओ। 1 मोल तो इतना करता है ना, 1 मोल 22.4 लीटर कंटेन करता है, तो n मोल कितना करेगा, है ना, n मोल कितना वॉल्यूम कंटेन करेगा। तो आप कैसे लिखोगे, निकालना तो है इसके अंदर कि n मोल कितना वॉल्यूम कंटेन करेगा। 1 मोल कर रहा है n इंटू 22.4, तो n मोल कितना करेगा, n मोल करेगा n इंटू 22.4 लीटर, इतना वॉल्यूम कंटेन हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, बात समझो क्या बोला कि 1 मोल कंटेन करता है, 1 मोल कंटेन करता है 22.4 लीटर वॉल्यूम को। किसको बेटा, 22.4 लीटर वॉल्यूम को कंटेन करेगा। तो बताओ n मोल कितना करेंगे, तो n इंटू 22.4 लीटर वॉल्यूम को कंटेन करेगा। इसका मतलब फॉर्मूला ये निकल के आ गया कि वॉल्यूम इज इक्वल टू n इंटू 22.4 लीटर। यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू n इंटू 22.4 लीटर। यानी कि इसका मतलब नया फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है मोल्स निकालने के लिए। अभी पहले वॉल्यूम है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू n इंटू 22.4 लीटर, वेयर वॉल्यूम जो भी गैसेस सब्सटेंस होगा उसका होगा n इज नंबर ऑफ मोल्स, और आपको पता है कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। अगर मैं इसी फॉर्मूले से नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहूं, नंबर ऑफ मोल्स मुझे n बाहर निकालना है, तो n बाहर निकालने के लिए बेटा क्या करोगे कि n नंबर ऑफ मोल्स, यहां पे कितना दे रखा है आपको वॉल्यूम, और वॉल्यूम अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। रियल में ये होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए बाय द वॉल्यूम, कि जब आपको वॉल्यूम गिवन हो तो वॉल्यूम गिवन के बाद जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। बेटा ये रटना नहीं है, मैंने इससे तो प्रूव किया है कि 1 मोल कंटेन करता है 22.4 लीटर वॉल्यूम को। तो बताओ n मोल कितना कंटेन करेंगे, n इंटू 22.4 लीटर। मतलब कि जो वॉल्यूम कंटेन करने वाले हैं n मोल, वो कितना करेंगे कि वॉल्यूम इज इक्वल टू n इंटू 22.4 लीटर। यानी कि हमारे पास जो है n मोल है वो इतना वॉल्यूम कंटेन करेंगे, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू n इंटू 22.4 लीटर। अब इससे अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहूं n, तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। कितना बेटा 22.4
लीटर आ चुका है। यानी कि जो हमारे n मोल्स हैं वो कितना वॉल्यूम कंटेन करेंगे, हमारे n मोल्स वॉल्यूम कंटेन करेंगे n इंटू 22.4 लीटर, जबकि मोल्स कितना आ जाएगा, n इजिकल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ये दोनों फॉर्मूले आपको बता दिए। जब मोल निकालोगे तो ये वाला फॉर्मूला निकालोगे, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आप मोल्स के लिए जब आपको मोल्स फाइंड करना है। जब आपको वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको ये वाला मोल्स लगाना पड़ेगा, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई? अगर सपोज करो आपका जो ये 22.4 लीटर है, आपने जो हमेशा कंटेन कर रहे हो इसे 22.4 लीटर में कर रहे हो, तो आपने सीधा इस क्वेश्चन में रखोगे, क्वेश्चन में रखने के बाद आंसर मिल जाएगा। पर कभी कभी जो है आपको ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि जिसमें हमें जो वॉल्यूम दिया जाएगा, ये ऊपर वाला वॉल्यूम, यानी कि जो सब्सटेंस दिया जाएगा उसका वॉल्यूम मैं मानूंगा कि उसका वॉल्यूम हमें मिलीलीटर में दिया गया है। किस में दिया जाएगा बेटा? मिलीलीटर के अंदर। तो देखिए अगर कभी ना कभी क्या होगा, ये जो वॉल्यूम है आपको गिवन करेगा किसके अंदर? मिलीलीटर के अंदर। तो जब ये ऊपर वाला वॉल्यूम जो आपको दिख रहा है, ये अगर मिलीलीटर में दिया जाए तो ये भी आपको मिलीलीटर में ही लेना पड़ेगा। और जब हम 22.4 को मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आ जाता है 22,400 मिलीलीटर। किस में आ जाता है बेटा? 22,400 मिलीलीटर। कंडीशन मैंने बता दी है कब, कि जब आपको गिवन वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया जाएगा तो आपको 22.4 या 22.4 की जगह 22,400 यानी कि 22,400 मिलीलीटर यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए नंबर ऑफ मोल्स n इजिकल टू यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा वॉल्यूम अपॉन 22,400। इस तरह का नया फॉर्मूला आपका तैयार हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए। तो आपको पता लग गया कि वॉल्यूम के थ्रू हमें जो एसटीपी एनटीपी पर मोल्स फाइंड करने हैं वो फाइंड करने हैं n इजिकल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। जब लीटर में वॉल्यूम दिया जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएं, जब मिलीलीटर में दिया जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएं। ये वाला वॉल्यूम भी मिलीलीटर में होना चाहिए। क्लियर? और जब इनको नंबर ऑफ मोल्स दे दिया जाएगा और वॉल्यूम पूछ ले तो वॉल्यूम इज इक्वल टू n इंटू 22.4 लगाएं। नोट्स करिए इसे फटाफट बेटा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए फटाफट अब क्वेश्चंस करते हैं। फॉर्मूले आपको पता ही चल गए कि एसटीपी एंड एनटीपी कंडीशन पे जब हमें वॉल्यूम गिवन हो और हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना हो तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। अगर मिलीलीटर में दिया जाएगा तो आपको वॉल्यूम जब मिलीलीटर में दिया जाएगा तो बेटा बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन मिलीलीटर अपॉन 22,000 अपॉन 400। इस तरीके से हम कर सकते हैं फॉर्मूला। अब इन दोनों फॉर्मूलों को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इसकी सबसे पहले एसटीपी और एनटीपी के जो क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चंस बनाते हैं इसके अंदर। पहला क्वेश्चन, क्योंकि ध्यान रखना बेटा फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है हमारा केमिस्ट्री के अंदर, और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन न्यूमेरिकल आने ही आने हैं। ये न्यूमेरिकल के बिना फिजिकल केमिस्ट्री है ही नहीं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स पे कितनी भी एप्लीकेशंस आप पढ़ लो, आपकी एप्लीकेशंस तभी क्लियर होंगी तब आप न्यूमेरिकल्स करोगे। जैसे मैंने अभी फॉर्मूले बता दिए, अब इनका रटने का क्या फायदा जब तक इनको हम अप्लाई ना कर ले। जब तक हमारे क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएंगे तो मतलब हम पे फिजिकल केमिस्ट्री आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कैलकुलेट द पहला क्वेश्चन बनता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ moles and volume, number and volume 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, यानी कि इसके अंदर क्या आने वाला है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेसिक क्वेश्चन कि बेटा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, एंड वॉल्यूम 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब यह क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत है। आप तुरंत दिमाग लगाओगे सर इसने मोल्स भी पूछ लिए और वॉल्यूम भी पूछ लिया,
फॉर्मूला हमारे पास एक ही है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। मतलब एन भी पूछ लिया, वी भी पूछ लिया, तो क्या से बताएंगे हम, कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेटा मैं आपको बता दूं कि जो नंबर ऑफ मोल्स हमने वेट के अकॉर्डिंग निकाले थे, वो मोल्स, उनके सारे फॉर्मूले और वॉल्यूम वाले फॉर्मूले हमें आपस में इंटर रिलेट करने हैं। जिसके अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन में दिया है वो हम फाइंड करेंगे और जैसा पूछा गया है वो फॉर्मूला हम लगाएंगे। देखिए क्लियर हो गया? तो सबसे पहले देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम। तो पहला तो हमसे सॉल्यूशन के, अगर मैं टाइम की बात करूं तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले मुझसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ मोल्स। इसके अंदर जो पूछा है वो पूछा है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट्स क्लियर? मुझे नंबर ऑफ मोल निकालने पर, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए जो आपका फॉर्मूला है वॉल्यूम के अंदर के नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। वॉल्यूम तो है ही नहीं, वॉल्यूम मत हो, पर मोल निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला भी है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बिल्कुल लगा सकते हैं। क्यों? तो आपने देखा इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स, वेट कितना है? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है बेटा, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का गिवन वेट कितना है? 56। अब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट। तो आप जानते हैं नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल है और एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो दो नाइट्रोजन का कितना होगा? 28। दो नाइट्रोजन का 28, क्योंकि एक नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 14 और एटम के मिलने से बनता है मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल का क्या निकल के आएगा? मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां पे नाइट्रोजन के दो एटम हैं, एक एटम का वेट 14, तो दो का कितना? 28। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया बेटा? 28। कितना आ गया? n इज इक्वल टू 2। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? नंबर ऑफ मोल्स 2। जैसे ही हमारे नंबर ऑफ मोल्स 2 आ गए, मुझे निकालना है वॉल्यूम। अब वही मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, यानी कि वॉल्यूम निकालोगे तो क्या आप लगाओगे? नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इंटू 22.4। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू 22.4, यही मैंने बताया था। आप इसमें से सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स, ये फॉर्मूला आपने लगाया था, आपने अभी निकाला था एसटीपी पर एंड एनटीपी पर कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, यही तो लगाया था। तो इसके लिए आप लिखेंगे एट एसटीपी या बोले तो एट एनटीपी, एक एसटीपी या एनटीपी, जिसमें आपने लगाया था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। मुझे तो वॉल्यूम फाइंड करना है बेटा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2 और ये कितना है? 22.4। इसका मतलब कितना आ गया? 44.8 लीटर। यानी कि 56 ग्राम जो नाइट्रोजन होती है, जो 56 ग्राम नाइट्रोजन होती है, वो अपने अंदर 2 मोल को कंटेन करेगी और साथ में 44.8 लीटर वॉल्यूम को कंटेन कर सकता है। यानी कि 56 ग्राम नाइट्रोजन 2 मोल के साथ साथ 44.8 लीटर वॉल्यूम को भी कंटेन कर सकता है। कुछ निकालना आया? कुछ समझ में आया? इस तरीके से इसका बेसिक क्वेश्चन बन जाता है। जस्ट स्टार्ट करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ेंगे। ये मुझे अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो तो मुझे अभी बता दीजिए कि यहाँ पर एनटीपी पर या एसटीपी पर हमने कैसे इसको इस्तेमाल किया। इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे। सबसे पहला है कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड मास, कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड मास 2 मोल ऑफ ओजोन एट एसटीपी। यानी कि सबसे पहले कैलकुलेट द वॉल्यूम, कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड मास, कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड मास, ठीक है, ध्यान से समझना। कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड मास 2 मोल ऑफ ओजोन, 2 मोल ऑफ ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला O3, 2 मोल ऑफ ओजोन एट एसटीपी, एट
एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो क्वेश्चन तो इस तरीके से है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड मास 2 मोल ऑफ ओजोन एट एसटीपी। तो क्वेश्चन करने का तरीका फिर दोबारा से, बेटा इतनी बार में बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं, पीडीएफ भी आपको मिलेगी। आप मोल के क्वेश्चन मत गलत करना, आप पूरे चैप्टर को एक साथ मत करो बेटा, धीरे धीरे टुकड़े वाइज करो, पार्टीशन कर लीजिए। जैसे मैंने आपको सिखाया, पहले मैं मोल ही सिखा रहा हूं, पहले जितना मोल निकाल सकते हैं, मोल को किस किस क्वांटिटी से, मॉलिक्यूल कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम से कैसे निकाल सकते हैं, पहले वो सीख लो। जैसे ही आप ये सीखोगे तुरंत मैं इसका ले दूंगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन, हम फिर परसेंटेज पे फोकस करेंगे इस तरीके से। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड मास, तो यानी कि मुझसे जो दो चीज पूछी है, एक तो मुझसे वॉल्यूम पूछ लिया और दूसरा मास पूछ लिया। एक तो मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड करना है और एक इसका मुझे मास फाइंड करना है। कितने पे? 2 मोल ऑफ ओजोन, 2 मोल ऑफ ओजोन, यानी कि ओजोन के कितने मोल दे रखे हैं बेटा? O3। यानी कि पहला वॉल्यूम भी पूछा है और मास भी पूछा है। तो मेरा तो मन ऐसा कर रहा है कि मैं इसका मास भी निकाल सकता हूं और वॉल्यूम भी निकाल सकता हूं, यानी कि इसमें दोनों तरीके के फॉर्मूले लगेंगे। कैसे? ऐसे सोचो, जब आप वॉल्यूम निकालोगे, अब मोल आपको गिवन है एसटीपी पर, तो फॉर्मूला लगा दोगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो उससे वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, मोल आपको गिवन है। मास निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन गिवन मास, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, आप मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हैं। मतलब इसमें दोनों टाइप के मोल्स के फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। हेलो, आ रहा है ना स्टूडेंट समझ में? तो मैं करता हूं, तो सबसे पहले मैं वॉल्यूम निकालूंगा एट एसटीपी। तो एट एसटीपी, तो एसटीपी का मतलब समझ रहे होंगे कि यहां पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे टेम्परेचर 273 लिया गया होगा, प्रेशर 1 atm होगा या 1.013 बार होगा या 760 mm ऑफ Hg होगा या 776 सेंटीमीटर ऑफ Hg होगा नहीं होगा। अब एसटीपी पर अगर हम मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, आपको पता है, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, यही अप्लाई करोगे। आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ लीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4, दैट्स क्लियर। अब नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 2। नंबर ऑफ मोल्स तो बेटा 2 है ना ओजोन का, बिल्कुल। तो 22.4, तो बेटा कितना आ गया? 44.8 लीटर। तो कितना? अरे 2 मोल ओजोन कितना वॉल्यूम कंटेन करेगी? 2 मोल ओजोन वॉल्यूम कंटेन करेगी 44.8 लीटर। 44.8 लीटर निकल के आ गया। पहले से भी आसान है, देखो। अब मुझे निकालना है मास, तो मास के लिए आप नॉर्मल कंडीशन लगाइए कि नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कह रहे होगे कि सर ये तो बहुत आसान हो गया, फटाफट ऐसे ही निकलते चले जाते हैं, हमने तो देखा भी नहीं। ऐसे ही निकलते हैं बेटा, बस इसको सिंप्लीफाई किया गया है, नहीं तो आप घूमते रहते हैं मोलर वॉल्यूम, कौन सा मोलर वॉल्यूम। बता दिया आपको कि मोलर वॉल्यूम होता क्या है, अब उसको अप्लाई करना जरूरी है कि ये मोलर वॉल्यूम ऐसे निकाला जा रहा है। तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स तो 2 हैं, अब नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं तो ये वेट इन ग्राम है, और अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसकी समस्या जनरेट हो गई कि मॉलिक्यूलर वेट। अरे मॉलिक्यूलर वेट आप निकालना तो जानते हैं बेटा, ओजोन है। ओजोन मतलब ओजोन के अंदर O3 मतलब ऑक्सीजन के 3 एटम प्रेजेंट होते हैं बेटा ओजोन के अंदर। ओजोन के अंदर ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं। अब एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 का कितना होगा? 3 × 16 यानी कि 48। समझ में आ गया होगा ना? तो यानी कि 48। नहीं समझ में आया, मैं दोबारा बता रहा हूं। ओजोन जो है, एक तो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। एक होता है ओजोन, ओजोन के मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं। एक एटम का वेट 16 होता है, एक एटम का एटॉमिक मास 16 होता है, तो बेटा 3 का कितना होगा? 3 × 16 देन 48। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा? 48। अगर मैं इससे वेट इन ग्राम निकालूंगा तो वेट इन ग्राम इज इक्वल टू 2 × 48, यानी कि कितना आ जाएगा? 96, यानी कि 96 ग्राम। यानी कि ओजोन के 2 मोल के अंदर कितना वेट होगा? 96 ग्राम होगा। कर सकते हो ना बेटा, एनटीपी और एसटीपी पे इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं आप। इनको फटाफट नोट कीजिए, हम स्टार्ट करते हैं फिर आगे नेक्स्ट।
तो बेटा स्टार्ट करते हैं। आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे और कुछ क्वेश्चन इसके बाद करते हैं। सबसे पहले हम अब रिलेशन पढ़ते हैं कि एनटीपी को एसटीपी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है या एसटीपी को एनटीपी में कैसे कन्वर्ट करना है। मतलब कहने का मतलब है मैं आपको प्रूवन दूंगा इसके अंदर आइडियल गैस इक्वेशंस के आइडियल गैस इक्वेशंस कौन सी होती है और वो कहाँ पर हमें लगाई जाती है और वो किस लॉ से निकल करके आती है। देखो सबसे पहले मैं बताऊंगा, टॉपिक का नाम है बेटा मोल के अंदर इंटर कन्वर्जन ऑफ एसटीपी टू एनटीपी। ठीक है, एसटीपी टू एनटीपी मतलब मुझे एसटीपी को एनटीपी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, या मुझे एनटीपी को एसटीपी में कन्वर्ट करना है। ये टॉपिक इस तरह से, या इसके अंदर मैं आपको बता सकता हूं, इससे हमारा एक प्रूफ निकल के आएगा बेटा आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन कुछ बच्चे 11th के बहुत समझदार होंगे जिन्हें आज तक आइडियल गैस इक्वेशन पता भी नहीं होगा। कुछ बहुत बच्चे बहुत समझदार होते हैं जिन्हें आइडियल गैस पता भी नहीं होती कि आइडियल गैस होती क्या है, और उनकी स्मार्टनेस देखो कि मतलब उनसे ज़्यादा कोई स्मार्ट नहीं है। तो आइडियल गैस इक्वेशंस बोले तो ये होता है PV = nRT। ये मुझे एसटीपी पे एनटीपी पे बहुत सारी चीज़ कैलकुलेट करने के काम में आती है। मैं आपको बताऊं, जो P होता है वो प्रेशर होता है, V जो होता है गैसेस का वॉल्यूम होता है, N जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, R जो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर। तभी तो मैं एसटीपी एनटीपी की बात कर रहा था कि हम एसटीपी पर आइडियल गैस इक्वेशंस को कैसे यूज कर सकते हैं, हम इसको कहां लगा सकते हैं, और इससे मैं एक बहुत अच्छा डेरिवेशन लेके आऊंगा जो बच्चों के बहुत काम आएगा इंटर कन्वर्जन के लिए। करके देखते हैं। तो बेटा मैं इसमें थोड़ा सा आपकी 10th क्लास के अंदर भी जाने वाला हूं और 9th क्लास के अंदर भी जाने वाला हूं टॉपिक के अंदर, जब मुझे PV = nRT प्रूव करना है। तो सबसे पहला ऐसा आता है, आपने नाम सुना होगा बॉयल्स लॉ कि बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सुना होगा बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। तो सबसे पहले बॉयल एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था बेटा, किसी भी गैसेस का प्रेशर और उस गैस का ही वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशन बताया था कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो चीज बताई थी उन्होंने। ठीक है बेटा, तो बॉयल्स लॉ जो अप्लाई होता है, सबसे पहली कंडीशंस कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर इस कांस्टेंट टेम्परेचर के अंदर क्या बोला बॉयल बोला एट द टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब जब मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दूं, है ना, जब मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दूं, द प्रेशर ऑफ गैस, बिल्कुल बेटा साफ साफ देखना, द प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। मैं आपको बता भी दूंगा और आपने इसमें डेली लाइफ में प्रैक्टिकल भी किए हैं। क्या, द प्रेशर ऑफ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, दैट इज लॉ बॉयल्स लॉ। इसे बॉयल्स लॉ बोलते हैं बेटा, यही होता है हमारा बॉयल्स लॉ। आपको 9th की बातें याद नहीं होंगी, आप क्रिकेट खेलते हैं, आपको ये तो पता है कि यॉर्कर गेंद फेंकी कैसे जाती है, पर आपको बॉयल्स लॉ याद नहीं होगा। कोई बात नहीं, उसको याद कराना हमारा काम है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, यानी कि जब मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, द प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा। अब प्रेशर को तो मैं P से रिप्रेजेंट करूंगा और इनवर्सली का मतलब उल्टा 1/V। ये रिलेशन बताया था बोल्स ने, दैट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलते हैं। अब इसको समझो, P और V एक दूसरे के उल्टे हैं। अब मैं किसी भी कंटेनर को ले लूं बेटा, इस कंटेनर के अंदर, अब कंटेनर को ले लिया और कंटेनर के अंदर मैंने, इतना बड़ा कंटेनर है, उसमें पानी फिल कर दिया।
पानी फिल कर दिया। पानी फिल करने के बाद उसमें मैंने प्रेशर लगाया, तो पानी नीचे की तरफ दबेगा कि नहीं दबेगा? दबेगा। यानी कि पानी का वॉल्यूम चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा बिल्कुल। जितनी चीज पे जितना ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा उसका वॉल्यूम उतना ही कम होता चला जाएगा। यही तो रिलेशन है। तो देखो कि P जितना ज्यादा होगा V उतना ही कम होगा। जितना ज्यादा प्रेशर होगा वॉल्यूम उतना ही कम, गैसेस उतना ही वॉल्यूम कम लेंगी। क्यों? उनके पार्टिकल्स पिचकते जाएंगे, बहुत पास होते चले जाएंगे जितना ज्यादा मैं प्रेशर लगाऊंगा। ठीक है, ये रिलेशन समझ में आ गया? या जितना कम मैं प्रेशर कर दूंगा वॉल्यूम उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ये सारी कंडीशन किस पे हो रही है बेटा? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो डेफिनेशन, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ द गैसेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम ऑफ द गैसेज, यानी कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/V, दैट इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। क्लियर? आपको बॉयल्स लॉ समझ में आ गया। इनकी अब ये इक्वेशन हो गई। अब मैं थोड़ा सा आपको चार्ल्स लॉ की तरफ लेके चलता हूं। चार्ल्स लॉ, एक चार्ल्स भाई थे। चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं वो भी आपको याद नहीं होगा। कुछ बच्चे, सही बताओ ना, हकीकत में आप 10th को मजाक मानते थे, मान लीजिए, ध्यान रख लेना। 10th तक ट्यूशन पढ़िए, मत पढ़िए, डज नॉट इफेक्टेड ऑन योर टीचर, ऑन इटसेल्फ। ना तो खुद पे तुम पे कोई फर्क पड़ेगा 10th तक, और ना ही टीचर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। तुम 11th 12th में ट्यूशन नहीं पढ़ोगे या 12th में जाकर के कहीं भी अपना अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो टीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा तुम पे। क्यों? बेटा 11th के फर्स्ट डे से आपकी पढ़ाई डिपेंड करती है ग्रेजुएशन की परसेंटेज। मतलब जब ग्रेजुएशन में एडमिशन होता है ना, वहाँ मेरिट लगती हैं। आजकल कॉमन वे में देखोगे बीएससी में भी एडमिशन नहीं होते हैं। आप बैचलर ऑफ साइंस बनने के लिए भी आपके पास 85% होना जरूरी है। मैं अपने सिटी की बात करता हूँ। मेरा सिटी इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है, मैं हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज है एसएसवी, उसमें 82% पे भी बीएससी में एडमिशन नहीं मिलता है। तो मुझे बताइए, साइंस स्ट्रीम के बच्चे, मुझे मैक्सिमम लगता है कि वो बीएससी के अंदर एडमिशन लेते हैं। कुछ बच्चे आईआईटी जेई करना चाहते हैं, कुछ बच्चे नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं। आईआईटी जेई नीट करने वाले स्टूडेंट देखो अलग होते हैं, उनकी मेहनत फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाती है। कुछ बच्चे 10th से ही स्टार्ट कर देते हैं और कुछ बच्चे 11th से स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें ये मत सोचना कि नीट वाले बच्चे अलग होते हैं, आईआईटी वाले बच्चे अलग होते हैं। तुम्हारे जैसा ही माइंड होता है उनका। बस वो जो टाइम तुम खेल में, मस्ती में, किसी से दुश्मनी में बिता रहे हो ना, वो टाइम वो अपनी बुक्स के साथ बिता रहे होते हैं। बस इतना डिफरेंस होता है। रियल बता रहा हूं। आप लगे, पढ़ाई कीजिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप क्लासेस देख रहे हैं। आपको जिस चीज़ की भी, मैं भी खुद एक मेडिकल का स्टूडेंट था, मैं खुद अपनी मेडिकल की प्रिपरेशन करता था। मैंने कोटा से भी मेडिकल की प्रिपरेशन करी है, एलन से ही। ठीक है, आकाश से मैंने डीएलपी ज्वाइन की थी, 2 साल मैंने लगातार डीएलपी की पढ़ाई भी करी थी। तो मुझे इन चीज़ के एफर्ट का पता है। अगर देन गोज आईआईटीएंस एंड डॉक्टर्स, तो आपको इन द फ्यूचर आपको बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करना पड़ेगा। उस सीरियस सिचुएशन को आप बोलो कि हम तो डिप्रेशन में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है बेटा। डिप्रेशन में आना ना आना अपने ऊपर होता है। हम पूरे दिन पढ़ाते हैं, क्लासेस ऑनलाइन लाइव क्लासेस, हम तो डिप्रेशन में नहीं आए। मज़ा और आता है कि कुछ नया सीखने को मिले, बच्चे को नया सीखने को मिले। तो मेरे आपसे ही, आपको बहुत से बच्चे चैप्टर में ये नहीं है, बिल्कुल चैप्टर में सब कुछ है। आप उस चैप्टर को कांस्टेंट पढ़ते चलिए। आप इससे देखो, आपको पता तो पड़ेगा कि आपने हमेशा आइडियल गैस इक्वेशन को याद करोगे, रटोगे, जबकि ऐसा नहीं। अभी प्रूव हो जाएगा आइडियल गैस इक्वेशन। तो मेरी बात समझ में आ रही है? मैं तो इतना ही कहूँगा कि बेटा जो भी पढ़ाई करें, लेक्चर को देखें, जहाँ भी मन करे वहाँ पढ़े, बहुत अच्छे से पढ़े, अपना टाइम ना गंवाएं। इस लॉकडाउन की सिचुएशन में हम बाहर नहीं जा सकते, बाहर पढ़ाएगा भी कौन? स्कूल खुल जाएंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं खुलेंगे आपके, कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। ऐसे स्कूल प्रोटोकॉल्स फॉलो कर सकता है, ट्यूशन कोचिंग सेंटर कहाँ प्रोटोकॉल्स? वो बड़े बड़े कोचिंग्स होते हैं जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगी। तो बेटर यही है, अपना बेस्ट रास्ता चुने और अपनी प्रिपरेशन पर लग जाएं। क्योंकि स्कूल वाले कभी पीए कराएंगे, कभी ऐसे कराएंगे, तो आपको देने जरूर पड़ेंगे, और कम मार्क्स आएंगे तो दिक्कत आएगी। बहुत से बच्चे तो ऑनलाइन चीटिंग करके करेंगे,
सीधा पता लगी, कुछ क्वेश्चन पूछ लिया मोल्स का, टेस्ट में आया, फटाफट बुक उठाई, एनसीईआरटी में तो मिला नहीं, गूगल से सर्च करा, चिप दिया। कितने दिन तक आप 1 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 8 महीने, है ना। फर्दर क्लास 12th, आप क्लास 12th में जाएंगे। क्लास 12th की सिचुएशन तो शायद नॉर्मल हो जाए, पढ़ाई आपकी स्टार्ट हो जाए। जिस दिन आप क्लास 12th में बैठोगे तो आप अपने देख लेना कि आप 11th में क्या पढ़ के आए। तो मैं तो अभी जितने भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरी क्लासेस को देख रहे हैं, उन स्टूडेंट का मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि वो समय देकर के मेरी क्लासेस को देख रहे हैं या अदर टीचर्स की क्लासेस को देख रहे हैं। ठीक है बेटा, आपको कोई भी डाउट हो कमेंट में लिखिए। वो टीचर्स अलग होंगे जो कमेंट का जवाब नहीं, मैं हर कोशिश करूंगा कि 15 मिनट के अंदर आपकी कमेंट का जवाब मिल जाए। अगर मोबाइल मेरे हाथ में नहीं लगाया, मैं सेटअप पे नहीं बैठा तो मुझे पता नहीं लग पाता, थोड़ा बहुत डिले हो जाता है। तब अगर मेरे हाथ में मोबाइल है या मैं अपने सेटअप पे बैठा हुआ हूँ तो मैं 100% कोशिश करूँगा कि इन द 15 मिनट्स आपकी जवाब दे दें। आप चाहे अप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, और ऐसा ही नहीं है कि केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, आपको फिजिक्स भी, जब आप सजेस्ट करोगे कि सर फिजिक्स पढ़ाइए, मैं फिजिक्स भी सजेस्ट, मैं क्लास 12th वालों को फिजिक्स ही पढ़ा रहा हूँ। उसमें इलेक्ट्रोस्टैट का 12th लेक्चर डाल दिया है मैंने, चैप्टर 1 का, उसमें मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ क्लास 12th वालों को, बट मैंने 11th की फिजिक्स अभी स्टार्ट नहीं की। ठीक है ना, तो आप इस चीज़ को देखें, समझें, आप इसके बेस पे सजेस्ट करें कि हम फिजिक्स भी पढ़ें। तो नोट्स, आप जितने भी केमिस्ट्री के नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उनको देखिए। जो मैंने लेक्चर मुंह से यहाँ निकाल दिया वही आपके नोट्स में लिखा हुआ है। तो कितना कितना बेनिफिट कि आपने एक बार नोट्स पढ़ा, आपने लेक्चर देखा, लेक्चर को 2 बार देखा, आपने कुछ उसमें कंटेंट मेंशन किया, जो डाउट आई तुरंत पूछा। कम से कम एक लेक्चर मैंने पूरा मोल के ऊपर न्यूमेरिकल लिया। मैं अब भी देखो मोल ही की बात कर रहा हूं, मोल से शायद आज पीछा करते कल हो जाए, उसके बाद हम तब चलेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन पे, भागने नहीं है। अगर आपके 12 चैप्टर हैं, 12 में से आपके 10 हो जाएंगे ना, तो 10 बहुत अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि आगे आगे चैप्टर बहुत बेटा टफ है। आप मोल कॉन्सेप्ट इजी समझ लोगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर इजी समझ लोगे, जिस टाइम केमिकल बॉन्डिंग आएगा आपका सिर चकरा जाएगा। ठीक है ना, यानी कि उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ऐसी ऐसी चीजें आती हैं। ऑनलाइन वैसे पढ़ रहे हो आप, स्कूल में 40 मिनट्स की क्लास होती है, एक बार घर वालों ने आवाज लगा दिया, एक बार नेटवर्क नहीं आ रहे, एक बार टीचर ने कुछ नहीं बोला, पेन रखा उठा लिया रख दिया। इन द फ्यूचर आप अपनी गलती को देखें और पढ़ाई करें टाइम निकाल के। ऑल द बेस्ट, हम स्टार्ट करते हैं, चार्ल्स लॉ की तरफ चलते हैं। अब जैसे बॉयल्स लॉ आपको पता लग गया कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स कांस्टेंट टेम्परेचर पे बताता है कि हम इसके अंदर अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने पर जो प्रेशर होता है गैस का वो वॉल्यूम ऑफ गैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये मैंने बता दिया। अब इसके अंदर मैंने तुम्हें बताऊं कि चार्ल्स लॉ क्या कहता है। चार्ल्स रखता है कांस्टेंट प्रेशर पे। चार्ल्स क्या रखता है, एट कांस्टेंट प्रेशर। चार्ल्स जो लगेगा, चार्ल्स लॉ उसने बताया था अगर मैं प्रेशर को कंटेन कर दूं, यानी कि प्रेशर को कांस्टेंट बना दूं, प्रेशर को कांस्टेंट बना दूं, तो उसके बाद क्या होगा। तो उसने बोला द वॉल्यूम ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, टेम्परेचर। ठीक है, इसका मतलब रिलेशन निकल के आ गया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो आपने वो प्रेशर, तो कांस्टेंट क्या कर दिया, प्रेशर कर दिया। जैसे ही आपने कांस्टेंट को प्रेशर करा तो जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T इज द इक्वेशन नंबर 2। बात क्लियर आई। एक छोटी सी बात और है, नंबर 3, जिसे मैं बोल सकता हूं एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ, तो हम इसको एवोगाड्रो लॉ बोलते हैं कि एवोगाड्रो लॉ क्या होता है। अब एवोगाड्रो ये बोलता है कि जिस गैसेस सब्सटेंस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स उतने ही ज़्यादा होंगे। सीधी सी बातें तो कॉमन हम समझ सकते हैं। मैंने 1 गिलास पानी लिया जिसके अंदर 250 ml ऑफ वाटर आ गया। मैंने 5 किलो का गिलास लिया,
कंटेनर, उसमें 5 लीटर पानी भर दिया, तो सीधी बताओ वॉल्यूम कौन सा ज़्यादा, 5 लीटर का ज़्यादा। मैं उसके अंदर पूछे लगूँ कि वाटर के मोल्स सबसे ज़्यादा किस में मिलेंगे, 5 लीटर वाले में। यानी कि वही तो बोल रहा हूँ मैं कि जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतना ही उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे। ये बात बताई थी एवोगाड्रो लॉ ने, यही एवोगाड्रो लॉ है। तो इसके अंदर यही डेफिनेशन बनेगी कि द नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली proportional वॉल्यूम ऑफ द गैस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो बेटा कितना हो जाएगा इसके अंदर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ द गैस।